आज की हमारी कहानी दो दोस्तों के बारे में है। आमिर एक बड़े घर का बेटा था और हसन उसके घर में काम करने वाले मामूली से नौकर का बेटा। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन उन दोनों के बीच दरार तब आने लगती है जब उनमें से एक दोस्त हसन का कुछ लड़के रेप कर देते हैं, बस इसीलिए क्योंकि उसने पतंगबाजी के दौरान अपनी मेहनत से लूटी पतंग को उन लड़कों को देने से मना कर दिया था। हसन के जिगरी दोस्त आमिर ने यह दुष्कर्म होते हुए अपनी आंखों से देखा, लेकिन बजाय कि उसकी मदद करने के वो चुपचाप कोने में खड़ा रहा। इस घटना के बाद आमिर ने हसन से दुनिया बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बाकी के लड़के उसके साथ रहने के लिए उसका मजाक ना बनाने लगे। इस नाजुक घड़ी में बजाय कि अपने दोस्त का सहारा बनने के, आमिर ने उसे खुद से दूर कर दिया और हसन को छोड़ बहाया। कहानी कुछ साल बाद आगे बढ़ती है। बात है सन 2000 की। आमिर अब बड़ा हो चुका है, उसकी शादी हो चुकी है और वो अपनी वाइफ के साथ सैन फ्रांसिस्को में रहता है। एक दिन उसने कुछ बच्चों को पतंगबाजी करते हुए देखा। उन्हें देखकर उसे अपने बचपन के दोस्त हसन की याद आ गई। उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कुछ भी नहीं। पता नहीं जिंदा है भी कि नहीं, क्योंकि जब वो काबुल से भागकर कैलिफोर्निया आ गया था तब हसन वहीं फंसा रह गया। आमिर को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। आवाज सुनकर वह पहचान जाता है कि ये रहीम खान है। रहीम खान 1978 में आमिर के पिता के बिजनेस एसोसिएट थे। रहीम उसे कुछ जरूरी बात बताना चाहते थे। उन्होंने आमिर को एक बार अपने मुल्क लौटने की गुजारिश की, जिसे आमिर मना नहीं कर पाया। काबुल 1978 ये वो साल है जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया था। आमिर अभी सिर्फ 10 साल का है और वो अक्सर हसन के साथ कटी हुई पतंगे लूटने के लिए काबुल के गली कस्बों में दौड़ लगाता है। हसन की सबसे अच्छी बात ये थी कि उसे पता होता था कि पतंग कटकर किस ओर आकर गिरेगी। जहाँ बाकी के बच्चे पतंग देखकर उसे पकड़ने के लिए भागते थे, वहीं आमिर बस हसन की बात पर भरोसा करके उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ता। वो दोनों हर बार पतंग लूट लिया करते, लेकिन आमिर हमेशा कंफ्यूज रहता था कि हसन को कैसे पता चला कि पतंग यहीं आकर गिरेगी। पतंग हमेशा हसन लूटता था, पर उसने उसे कभी अपने पास नहीं रखा। वो उसे हमेशा अपने दोस्त आमिर को गिफ्ट कर दिया करता था। सुनने में काफी छोटी सी बात लगेगी, लेकिन इस उम्र में हसन का उसकी दोस्ती को इतना महत्व देना दर्शाता है कि आमिर के अलावा उसका कोई नहीं था और वो किसी भी हालत में उससे दूर नहीं होना चाहता। आमिर जब घर लौटा है तो उसके फादर आगा साहिब रहीम खान से देश में हो रही तंगी और डेमोक्रेट्स के बारे में बात कर रहे थे, जिन्होंने उनकी आधी संपत्ति को हड़प लिया है। आमिर के पिता पैसे वाले आदमी थे और उससे भी ज्यादा वो दरिया दिल इंसान थे। हालांकि उन्हें अपने बेटे की चिंता थी, क्योंकि आमिर के अंदर उन्होंने खुद की कोई छवि नहीं देखी। उनका मानना था कि जो लड़का अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, वो कभी वो इंसान नहीं बन पाएगा जो दूसरों के हक के लिए खड़ा हो सके। रहीम खान ने उन्हें सुझाव देते हुए कहा कि बच्चे कोई कलर बुक नहीं होते जिन्हें हम अपने हिसाब से रंग सकें। उसे थोड़ा समय दीजिए, एक दिन वो जरूर आपके जैसा बनेगा। आमिर जो छुपकर अपने बाबा की बातें सुन रहा था, उसके दिल में अपने पिता की बातें चुभने लगी। उसे लगने लगा कि उसके बाबा उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि उसने अपनी माँ को मारा था। रहीम खान उसे मिलने आए और उसे बताया कि उनकी मौत उसे जन्म देते दौरान हुई थी। इसमें उसका कोई दोष नहीं। तुम्हारे बाबा तुमसे प्यार करते हैं और वक्त आने पर वो तुम्हारे लिए जान भी दे सकते हैं। अगले दिन हसन को कुछ लड़के बीच सड़क पर रोक लेते हैं। उनमें से एक लड़का आसिफ हसन से नफरत करता था, क्योंकि हसन एक निचले तबके से आता था और उसने आमिर जैसे अमीर पश्तून से दोस्ती कर ली थी। आसिफ पुरानी विचारधारा का कट्टर समर्थक है। वो मानता है कि अफगानिस्तान की जमीन पर सिर्फ पश्तूनों का हक है। हसन की नस्ल के लोगों ने उनकी जमीन और खून को गंदा कर दिया। आसिफ ने आमिर के बाबा के बारे में भी भला बुरा बोला। हसन बहादुर था, उसने तुरंत अपना स्लिंग शॉट निकाला और आसिफ के सर पर निशाना तानकर खड़ा हो गया। आसिफ ने उसे डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन हसन था कि वो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर में आसिफ वहाँ से चला तो जाता है, पर जाते जाते वो हसन को धमकी देता है कि वो दोबारा आएगा। आमिर को लिखने का बहुत शौक था, लेकिन जब भी वो अपनी कहानियां हसन को सुनाता, हसन उसमें कुछ न कुछ गलती निकाल देता। एक बार की बात है जब आमिर ने एक आदमी की कहानी लिखी जिसके रोने पर उसकी आंखों से मोती गिरते थे। वह रो रो कर बहुत अमीर हो गया था, लेकिन जब उसके पास अब रोने की और वजह नहीं बची तो उसने अपनी पत्नी को मार दिया ताकि वो और रो सके। अब ये कहानी सुनते दौरान हसन ने उससे एक सवाल पूछ लिया कि उसे किसी को मारने की क्या जरूरत थी। अगर वो प्याज काट लेता तब भी तो उसकी आंखों में आंसू आने ही थे। ये जवाब सुनकर आमिर को यकीन हो गया कि हसन उससे कहीं ज्यादा समझदार है और कहीं न कहीं वो उसे जलने भी लगा। आमिर के पिता अक्सर शराब पिया करते थे। आमिर ने उन्हें कहा कि शराब पीना पाप है। आगा जानते थे कि उनके बेटे ने ये धार्मिक किताबें पढ़कर सीखा है। वो कहते हैं कि ये सबसे बड़ा पाप नहीं है, सबसे बड़ा पाप होता है चोरी करना। यहाँ तक कि इस दुनिया में जितने भी दूसरी तरह के पाप हैं, उनके तार भी किसी न किसी तरह से चोरी से आकर ही जुड़ते हैं। एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि जब हम किसी की जान लेते हैं तो हम उससे उसकी जिंदगी चुराते हैं। हम किसी पत्नी से उसके पति का हक चुराते हैं, किसी बच्चे से उसके पिता का हक चुराते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम किसी से उसका सच जानने का हक चुराते हैं। मतलब दुनिया में हर तरह के पाप किसी न किसी तरह की चोरी ही है, और चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं। अगले दिन हसन का जन्मदिन था। आमिर ने अपने दोस्त को एक अमेरिकन मेड स्लिंग शॉट गिफ्ट किया और शाम को उसके पिता हसन को अपने साथ पतंग दिलवाने ले गए। हसन उस दिन बहुत खुश था। आगा ने उसे कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो इस घर में काम करने वाले नौकर का बेटा है।
कल उनके शहर में पतंगबाजी का मुकाबला था। रहीम ने आमिर को बताया कि उनके पिता के नाम पर पतंगबाजी का रिकॉर्ड है कि उन्होंने एक दिन में 14 पतंगे काटी हैं। ये सुनकर आमिर हैरान रह जाता है और उसने ठान लिया था कि वो कल अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़कर रहेगा। हासन और आमिर ने एक मांझा तैयार किया और कल जैसे ही कंपटीशन शुरू हुआ, हासन की मदद से आमिर ने ढेर सारी पतंगे काटी और अपने बाबा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आगा अपने बेटे की जीत से बहुत खुश थे, लेकिन जीत और भी शानदार होती अगर उनकी काटी आखिरी पतंग उनके हाथ में होती। आमिर कहता है कि क्या तुम उसे मेरे लिए ला सकते हो, जिस पर हासन आमिर से कहता है कि तुम्हारे लिए मैं ये हजारों बार कर सकता हूँ। हवाओं का कोई भरोसा नहीं था कि वो उस पतंग को कितनी दूर ले जाएं। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और जब हासन वापस नहीं लौटा तो आमिर खुद ही उसे ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में एक आदमी ने उसे बताया कि उसने हासन को उस ओर जाते हुए देखा था और कुछ लड़के उसके पीछे दौड़ रहे थे। आमिर ने देखा कि हासन को आसिफ और उसके दोस्तों ने घेर लिया है। वो उनसे डर गया और छुपकर उसे देखता रहा, इस उम्मीद में कि वो उसे छोड़ देंगे। आसिफ को उसकी पतंग चाहिए थी और उसके लिए वो हासन को डराने धमकाने लगता है। हासन ने ये पतंग आमिर के लिए लूटी थी और वो इसे बस उसे ही देना चाहता था। आसिफ कहता है कि इससे पहले तो खुद को उसके लिए कुर्बान कर दे। जरा सोच, अगर आज यहाँ पर आमिर तेरी जगह होता तो क्या वो तेरे लिए हमसे दुश्मनी मोल लेता। वो कहता है कि तू आमिर के लिए बस एक पालतू जानवर है, एक कुत्ता जिसके साथ वो जब मन चाहे तब खेलता है और जब उसका मन भर जाएगा तब वो तुझे लात मारकर बाहर फेंक देगा। इतना सब कुछ जानने के बाद भी हासन आसिफ को वो पतंग नहीं देता, जिसके बाद आसिफ और उसके दोस्त उसे बहुत मारते हैं। आसिफ उसे सबक सिखाना चाहता था और उसे एक ऐसा जख्म देना चाहता था जिसे वो जिंदगी भर याद रखे। आसिफ आमिर के सामने हासन का रेप करता है और डर के मारे आमिर कुछ नहीं कर पाता। आसिफ और उसके दोस्त उसे वहीं छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी आमिर उसे उठाने तक नहीं जाता। आखिर में जब हासन किसी तरह उठकर घर जा रहा होता है तो आमिर पीछे से उसके पास आता है। वो झूठ बोलता है कि वो उसे बहुत देर से ढूंढ रहा था। हासन भी उसे कुछ नहीं बताता और वो चुपचाप अपने घर लौट आते हैं। आमिर अपने बाबा को वो पतंग दिखाता है जिसे उसके बाबा बड़े गर्व से फ्रेम करवाकर दीवार पर टंगवा देते हैं, लेकिन इस पतंग के पीछे की घिनौनी दास्तां सिर्फ आमिर और हासन को पता थी। इसके बाद दोनों कभी साथ नहीं दिखे। हासन ज्यादातर अकेले रहता था और उसके पिता ने आमिर को बताया कि वो ठीक से चल नहीं पा रहा है। आमिर जब उससे मिलता है तो उसे गुस्सा दिलाने के लिए वो उस पर फ्रूट्स फेंकता है, लेकिन हासन था कि वो कुछ कहता ही नहीं। आमिर को लगा कि वो डरपोक है और फैसला करता है कि आज के बाद वो उससे कभी बात नहीं करेगा। आमिर के 11वें जन्मदिन पर आमिर अपने बाबा से कहता है कि उन्हें अपने नौकर बदल लेने चाहिए। ये सुनकर आका आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि अली बचपन से मेरे साथ है, तुम्हारे दादा ने हम दोनों को अपने बेटों की तरह पाला था, दोबारा ये शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकलने चाहिए। इस घर से ना अली कहीं जाएगा और ना उसका बेटा हसन। उन्होंने कभी आमिर पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन आज ये बात कहकर उसने बर्दाश्त की हद पार कर दी थी। शाम के समय आमिर का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन उस महफिल में आसिफ भी शामिल था, जिसकी वजह से आमिर अपना बर्थडे एंजॉय नहीं कर पाता। हासन मेहमानों को ड्रिंक सर्व कर रहा था और आसिफ और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे। हासन से शर्मसार आमिर उसे किसी भी तरह से अपने घर से बाहर निकालना चाहता था। उसे अपने बाबा की वो बात याद आई जो उन्होंने चोरी के बारे में कही थी। हासन को झूठी चोरी के इल्जाम में फंसाने के लिए आमिर अपनी घड़ी को उसके कमरे में ले जाकर छुपा देता है और अपने बाबा से कहता है कि हासन ने उसकी घड़ी चुराई है। आगा को यकीन नहीं हुआ कि हासन ने ऐसा किया है। उन्होंने अली और हासन को मिलने के लिए बुलाया और अली के सामने हासन से पूछा कि क्या उसने आमिर की घड़ी चुराई थी। हासन ने एक बार आमिर की ओर देखा और वो समझ गया कि ये सब उसने किया है। बजाय कि खुद का पक्ष लेने के, उसने तुरंत इस झूठ को कबूल कर लिया। आगा ने उसे माफ कर दिया क्योंकि वो उसके परिवार का हिस्सा था। अली आज अपने बेटे की वजह से शर्मसार हुआ था। वो जानता था कि उसने सालों का भरोसा खो दिया है। अली ने कहा कि अब वो यहाँ काम नहीं कर सकता और रोते हुए वहाँ से चला गया। आगा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिर में वही हुआ जो आमिर चाहता था। अली और हसन घर छोड़कर चले गए, लेकिन पीछे रह गया तो बस अकेलापन और टूटा हुआ भरोसा। हसन तो वहाँ से चला गया, लेकिन उनके ऊपर दुखों का पहाड़ अभी टूटना बाकी था। अगले ही साल यानी 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। आगा शुरुआत से ही कम्युनिस्ट विचारधारा और रूस के आलोचकों में से एक थे। उन्हें पता था कि उनकी जान को रशियन आर्मी से खतरा है, इसलिए वो अपने बेटे आमिर के साथ जल्द से जल्द इस देश को छोड़कर भागना चाहते थे। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी और घर की कमार अपने दोस्त रहीम खान को सौंप दी और कहा कि जब रशियंस ये देश छोड़कर चले जाएंगे तो वो वापस लौटेगा। रहीम ने कहा कि अगर ये कभी देश छोड़कर नहीं गए तब, जिस पर आगा ने कहा कि वो जाएंगे। इस देश ने कभी घुसपैठियों पर रहम नहीं ढाया। रात के अंधेरे में आगा और आमिर एक ऑयल टैंक में बैठकर वहां से भाग निकले। हालांकि सभी इतने खुशनसीब नहीं थे। ये मौका सिर्फ पैसे वालों को मिला और अली जैसे लोग जुल्म सहने के लिए पीछे रह गए। इसके बाद की कहानी उस समय से ठीक 10 साल आगे की है। आगा को मजबूरन अपनी धन संपत्ति छोड़कर कैलिफोर्निया में सेटल होना पड़ा। वो यहाँ एक सर्विस स्टेशन चलाते हैं और पैसे कमाने के लिए एक स्टॉल लगाते हैं। शान शौकत की जिंदगी छोड़कर ये काम करना उनके लिए मुश्किल था, पर उन्होंने किसी तरह हालातों का सामना किया। आज आमिर ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। उसके बाबा चाहते हैं कि वो एक डॉक्टर बने, लेकिन आमिर एक राइटर बनना चाहता था।
घर में पैसों की तंगी थी, लेकिन आगा ने कभी आमिर को कुछ करने से रोका नहीं। कहीं ना कहीं बदलते हालातों के साथ आमिर खुद भी समझदार हो गया। आगा कहते हैं कि अगर आज हासन भी हमारे साथ होता तो वो तुम्हारे लिए बहुत खुश होता। एक दिन आमिर के बाबा उसे इकबाल तहरी से मिलवाते हैं। वो कभी काबुल में जनरल हुआ करते थे, लेकिन हालातों ने इन हस्तियों को गैर देश में स्टॉल लगाने के लिए मजबूर कर दिया। जनरल की एक बेटी भी थी, उसका नाम सुराया है, और पता नहीं क्यों पर जनरल अपनी बेटी को लेकर आमिर पर बड़े सख्त थे। एक दिन जब आमिर सुराया से बात कर रहा था तो वहाँ खड़ी औरतें उन दोनों को देख रही थीं। ये बात जनरल को पता चल गई। अगले दिन आमिर जब अपनी लिखी हुई बुक सुराया को देने आया तो जनरल ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। आमिर को समझाया तो उन्होंने प्यार से ही, लेकिन दोनों में तनाव इतना था कि अगर जनरल के हाथ में बंदूक होती तो आमिर कब का मर चुका होता। उदास चेहरा लेकर वो अपने बाबा के पास आया। उन्होंने आमिर से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन इससे पहले वो उन्हें कुछ बता पाता आगा जोर जोर से खांसने लगे। आमिर उसे डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन डॉक्टर रशियन था, इसलिए आगा ने उससे अपना चेकअप करवाने से मना कर दिया। जब दूसरे डॉक्टर ने उनकी जांच की तो पाया आमिर के बाबा को लंग कैंसर है। जल्द ही उन्हें एडमिट कर लिया गया, लेकिन कैंसर अपने क्योर स्टेज से बहुत आगे निकल चुका था। जनरल उनसे मिलने आया और अपने दोस्त की ये हालत देखकर वो भी परेशान था। वहीं आमिर बाहर जाकर रोने लगा। जब सुराया उससे मिलने आई तो उसने उसे उससे दूर जाने को कहा, क्योंकि अगर वो नहीं जाती तो जनरल उसके पास आ जाते हैं। उसके बाबा के पास ज्यादा समय नहीं बचा था। रात को आमिर अपने बाबा के पास गया और उनसे कहा कि वो सुराया को पसंद करता है। वो चाहता था कि वो उसके लिए जनरल से उनकी बेटी का हाथ मांगे। अगले दिन जब आगा जनरल के घर गए तो उन्होंने उससे बात की और आमिर को फोन करके बताया कि जनरल मान गए हैं। आमिर बहुत खुश था कि तभी उसे पता चलता है कि सुराया उससे कुछ बात करना चाहती है। सुराया उसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। वो कहती है कि जब वो वर्जीनिया में थी तो वो एक लड़की के साथ घर छोड़कर भाग गई। हम दोनों 1 महीने तक साथ रहे, लेकिन जल्दी बाबा ने हमें ढूंढ लिया और फिर मैं यहाँ आ गई। ये सब सुनकर भी आमिर ने अपना मन नहीं बदला। उसे अच्छा लगा कि सुराया ने उससे सच नहीं छुपाया और आखिर में दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ हफ्ते बाद आमिर के पिता इस दुनिया से चल बसे और इस तरह काबुल की गलियों से शुरू हुआ उनका सफर कैलिफोर्निया के एक छोटे से अपार्टमेंट में खत्म हो गया। इसके बाद फिर से कुछ साल बीत गए। आमिर ने अपनी किताब पब्लिश की और अब वो एक जाना माना राइटर बन चुका था। कहानी वहीं आकर रुकती है जहां से इस वीडियो की शुरुआत हुई थी। साल है 2000। आमिर को अपने अंकल रहीम खान का फोन आता है, जो उसे सालों बाद अपने वतन बुला रहे थे। आमिर उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान जाता है। हम देखते हैं कि वो काफी बूढ़े हो चुके थे। आमिर उन्हें अपनी बुक दिखाता है और रहीम देखते हैं कि आमिर ने अपनी बुक के सबसे पहले पन्ने पर उसके बारे में लिखा था। ये उसके लिए बहुत गर्व की बात थी। रहीम ने यहाँ उसे अपने लिए नहीं बुलाया था, वो उसे कुछ बताना चाहते थे। रहीम जो बताने वाले थे उसके लिए वो पहले से उससे माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त हसन अब इस दुनिया में नहीं है। इससे पहले आमिर इस दुख से उभर पाता, रहीम उसे बताते हैं कि हसन के पिता अली स्टेराइल थे, मतलब वो अपनी पत्नी को बच्चे का सुख नहीं दे सकता था। आमिर ने पूछा कि फिर हसन इस दुनिया में कैसे आया, और यहाँ रहीम ने खुलासा किया कि अली की पत्नी और तुम्हारे पिता के बीच में संबंध थे। ये सुनकर आमिर के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इसका मतलब हसन उसका भाई था। अली ने सिर्फ उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके असली पिता आमिर के बाबा थे। रहीम ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा घर मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने किसी तरह हसन और उसके परिवार को ढूंढ निकाला और उनसे विनती करी कि वो वापस इस घर में आकर रहें। हसन की एक पत्नी थी और एक बेटा जिसका नाम सोहराब था। उसने मुश्किल हालातों में घर को संभाले रखा। मेरी तबीयत खराब होने लगी, पर क्योंकि वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं था इसलिए मुझे पाकिस्तान आना पड़ा। मेरे यहाँ आने के कुछ दिनों बाद तालिबानी तुम्हारे घर में घुस गए। उन्होंने हसन को चोर कहा और उसे घर से निकल जाने के लिए कहा। हसन ने घर छोड़कर जाने से मना कर दिया, जिसके बाद उसे बीच सड़क पर लाकर तालिबानियों ने गोली मार दी। उसकी पत्नी भी मारी गई और सोहराब को तालिबानियों ने ऑर्फनेज में भेज दिया। हसन ने मारे जाने से पहले तुम्हारे लिए एक लेटर लिखा था। आमिर जब उस लेटर को खोलता है तो उसके अंदर हसन और उसके बेटे की तस्वीर थी। हसन ने लिखा था कि अफगानिस्तान अब वो देश नहीं रहा जो पहले कभी हुआ करता था। वो चाहता था कि उसका बेटा सोहराब एक अच्छा इंसान बने, लेकिन यहाँ सिर्फ आतंकवाद है। उसने ये भी बताया कि उसके जन्मदिन पर उसने जो उसे गुलेल गिफ्ट किया था वही मैंने आज सोहराब को तोहफे में दिया है। मैंने उसे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन दोबारा लौटोगे और जब तुम आओगे तुम पाओगे कि तुम्हारा सबसे वफादार दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हसन के ये शब्द पढ़कर आमिर रोने लगता है, क्योंकि अब वो उसे कभी नहीं मिल पाएगा। आमिर फैसला करता है कि वो अफगानिस्तान जाएगा और सोहराब को अपने साथ ले आएगा। जब वो अफगानिस्तान पहुंचता है तो उसे नकली दाढ़ी मूछें लगाने की हिदायत दी जाती है। आमिर देखता है कि ये जगह बंजर बन चुकी थी। रूस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था और बची कुची कसर तालिबानियों ने पूरी कर दी। वहाँ लोगों की लाशें लटक रही थी, औरतें अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी।
कुछ तालिबानी उसके सामने से गुजरे। ड्राइवर ने उसे अपनी नजरें नीचे करने को कहा, पर आमिर उन्हें देखता रहा। ये बस उसकी किस्मत ही थी कि वो उस दिन बच गया, नहीं तो वो लोग उसे गोलियों से भून देते। आमिर जब ऑर्फनेज आया तो उसे पता चला कि केयर टेकर ने उसे तालिबानियों को बेच दिया था। आमिर उस केयर टेकर पर गुस्सा करता है, लेकिन केयर टेकर कहता है कि तुम भी कोई महान काम नहीं कर रहे, तुम यहाँ बस एक बच्चे को लेने आए हो, उसे अच्छी जिंदगी देना चाहते हो, लेकिन बाकियों का क्या? अगर मैं उन्हें एक बच्चा ले जाने से मना करूंगा तो वो 10 ले जाएंगे, इससे अच्छा यही है कि वो सिर्फ एक ले जाएं। इसके बाद आमिर एक स्टेडियम में जाता है। वहाँ हजारों लोगों के सामने एक औरत को पत्थर से पीट पीट कर मार दिया जाता है। आमिर उस आदमी से मिलना चाहता था जिसने सोहराब को खरीदा था। उसका ड्राइवर उन दोनों के बीच में मीटिंग फिक्स करवाता है। बात तो बन जाती है, लेकिन उसे ये मीटिंग अकेले में करनी थी। अब एक अमेरिकी नागरिक नकली दाढ़ी मूछें लगाकर तालिबानियों से बात करने जा रहा था। दुनिया में इससे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन भला हो सकती है। आमिर से एक आदमी मिलने आता है और ये कोई और नहीं बल्कि आसिफ था, जो अब तालिबान का मेंबर बन चुका है। उसने उसे देखते ही पहचान लिया कि ये आदमी अपना असली चेहरा छुपा रहा है। उसने आमिर से उसकी पगड़ी और दाढ़ी मूछें उतरवाई और उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। आमिर ने उसे सच बता दिया कि वो सोहराब के लिए आया है और वो उसे अमेरिका ले जाना चाहता है। आसिफ सोहराब को बुलाता है और आमिर को कहता है कि ये लड़का इस देश के लिए बहुत कीमती है, तुम जैसों की तरह नहीं कि जब देश को तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम देश छोड़कर भाग गए। रशियंस ने हमारे लोगों को मारा, हमारी मस्जिदों पर पेशाब किया और औरतों की इज्जत लूटी। जब तुम वहाँ जश्न मना रहे थे तब हम तालिबानियों ने इस देश में लॉ एंड ऑर्डर बनाया। आमिर कहता है कि मैंने देखा है तुम्हारा इंसाफ। वो डरा हुआ था पर सच बोलने से पीछे नहीं हटा। आसिफ से सच बर्दाश्त नहीं हुआ और वो आमिर को पीटने लगा। सोहराब ये सब होते हुए देख रहा था। वो बहादुर था, उसने अपनी गुलेल उठाई और उससे आसिफ की आंख फोड़ दी। इससे पहले कि बाकी के लोगों को ये बात पता चलती, आमिर और सोहराब पीछे के रास्ते से वहां से भाग निकले। ड्राइवर ने पाकिस्तान बॉर्डर से होते हुए उन दोनों को अफगानिस्तान से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। आमिर को बहुत चोट आई थी। वो रहीम खान के पास गया, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि रहीम खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। आमिर सवेरे दर्द में उठता है और पाता है कि सोहराब वहां नहीं था। वो उसे हर गली मोहल्ले मस्जिद दरबार में ढूंढता है, पर सोहराब कहीं नहीं मिलता। थक हार कर वो एक मस्जिद में ऊपर वाले से प्रार्थना करता है और जब वो वापस आता है तो देखता है कि सोहराब सीढ़ियों पर डरा सहमा बैठा हुआ था। आमिर उसे उसके बाबा की फोटो दिखाता है और बताता है कि मैं और तुम्हारे बाबा बचपन में अच्छे दोस्त हैं, उसे अब डरने की कोई जरूरत नहीं। आमिर सोहराब को अपने साथ अमेरिका ले आया। उसे नया कमरा और बिस्तर दिया गया और अब से वो भी इस घर का सदस्य था। रात को जनरल ने आमिर से पूछा कि जब लोग मुझसे इस लड़की के बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। आमिर उन्हें कहता है कि मेरे पिता के किसी दूसरी औरत के साथ संबंध थे और सोहराब मेरे हाफ ब्रदर हासन का बेटा है, तो जब लोग आपसे पूछें तो आपको यही बताना है। ये जवाब सुनकर जनरल का मुंह बंद हो गया। सुराया और आमिर का कोई बच्चा नहीं था और ना ही कभी होगा, इसीलिए उन्होंने सोहराब को ही अपना बेटा मान लिया। कुछ दिनों बाद आमिर सोहराब को गार्डन में ले गया। वहाँ ढेर सारे बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। सोहराब ने पहली बार खुला आसमान देखा था। उसे इसकी खुशी नहीं थी, वो बस हैरान था कि दुनिया इतनी सुंदर भी होती है। चारों तरफ हरियाली थी, लोग खेल रहे थे, कोई किसी से नजरें मिलाने से डर नहीं रहा था। ये जगह उसके लिए जन्नत थी। आमिर ने सोहराब को बताया कि मैं और तुम्हारे बाबा काबुल के सबसे बड़े पतंगबाज थे। हासन आसमान की ओर देखे बिना पतंग का पीछा करता था। कुछ लोग कहते थे कि वो परछाई का पीछा करता था, लेकिन कोई भी तुम्हारे बाबा को उस तरह नहीं जानता जिस तरह मैं जानता हूँ। हासन के पास कोई ट्रिक नहीं थी, उसे बस पता था और यही बात उसे खास बनाती थी। आमिर एक लड़के की पतंग काट देता है और सोहराब से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए वो पतंग लेकर आऊं। सोहराब उसे हाँ कहता है, जिसके बाद आमिर उस पतंग को पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ने लगता है। जाते जाते उसने सोहराब से कहा, मैं तुम्हारे लिए ये हजारों बार कर सकता हूँ। ये वही शब्द थे जो बचपन में हासन जाने से पहले आमिर को बोला करता था। सोहराब आमिर को देखते रहता है और उसके अंदर उसे अपने पिता दिखाई देते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म हमें सच्ची दोस्ती के बारे में बताती है। कुछ लोग दोस्ती की इम्पोर्टेंस जल्दी समझ जाते हैं, तो वहीं कुछ लोगों को ये समझने में सालों लग जाते हैं। आमिर ने हासन के बुरे वक्त पर उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन जब वो खुद परेशानियों से जूझा तब उसे हासन का दर्द समझ आया। पर हासन ने हमेशा आमिर की चीजों की रक्षा की, चाहे वो उसकी वो पतंग हो या उसका घर जिसके लिए उसने अपनी जान दे दी। वो बेवकूफ नहीं था, उसके लिए शायद उसके दोस्त को दोबारा देख पाने की इच्छा दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा कीमती थी। आमिर को जब ये समझ आया तब बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। उसने पाप किया था और सोहराब भी वो जरिया था जिससे उसने अपनी गलतियों का पश्चाताप किया। उसने अपने दोस्त, अपने भाई का सपना पूरा किया, सोहराब को एक बेहतर जिंदगी दी। दोस्ती के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी कहानी जरूर बताएं।